जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी साइंस के टॉप 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? कौन सी ऊर्जा है जो किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो उसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा। इसका फार्मूला होता है PE बराबर mgh, जहाँ पर यम वस्तु का द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच हाइट। इसी हाइट के कारण वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बदलती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? जहाँ पर गति होती है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर भी वस्तु का वेग है और यम वस्तु का द्रव्यमान है। इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सी ऊर्जा है जो सदैव धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पूछा क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, KWH। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा वह किस पर निर्भर करती है? तो इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर यम वस्तु का द्रव्यमान और भी वेग है। तो द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करती है गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो कौन जल विद्युत जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है वाटर से, वहाँ पूछ रहा है कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा होती है वहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर जिससे कोई भी हथौड़ा हाइट पर, पृथ्वी से हाइट पर मतलब कुछ ऊंचाई पर हो, तो यहाँ पर हमेशा यच के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी कोई वस्तु किसी भी हाइट पर होगी तो वहाँ पर हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होती है। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो तीर खींचते हैं, उसके बाद जब छोड़ते हैं तो तीर में गति हो जाती है, इसके कारण वहाँ पर गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। जैसे पहाड़ कुछ ऊंचाई पर होता है तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, और गिर रहा है तो वहाँ पर भी गति भी आ जाएगा। तो वहाँ पर स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा हो जाएगी। ऊंचाई के कारण हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा और गति के कारण हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो पूछा है किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। बहती हवा, यहाँ पर गति है तो यहाँ पर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। लुढ़कता पत्थर, जहाँ पर भी गति होगा वहाँ पर गतिज ऊर्जा होगा। चलती गोली में भी होगा। लेकिन उठा हुआ हथौड़ा, मतलब हथौड़ा कुछ ऊंचाई पर उठाया गया है पृथ्वी की सतह से, तो वहाँ पर हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगी। जब अगर गति या करेगा तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन केवल उठाया गया तो वहाँ पर हमेशा उठा हुआ हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ बढ़ता घटता अर्थात ये यच की बात हो रही है। जहाँ पर यच की ऊंचाई की बात होगी वहाँ पर हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यम जी एच, जहाँ पर यम वस्तु का द्रव्यमान है जो कांस्टेंट रहेगा, जी गुरुत्वीय का त्वरण पृथ्वी पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा और एच केवल चेंज हो जाएगा। तो एच के साथ बढ़ता घटता क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो इनके द्वारा गति के कुल 3 नियम दिए गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो इनके गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष था 1687 ईस्वी। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो बल बराबर होता है, बल F बराबर होता है द्रव्यमान यम गुणे त्वरण ए। तो यम इंटू ए को कहा जाता है बल F। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। न्यूटन के गति का 3 नियम है, पूछा है प्रथम नियम है जो उसका न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, उसका अन्य नाम क्या है। तो उसका अन्य नाम है जड़त्व का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अन्य नाम जड़त्व का नियम है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। द्रव्यमान m गुणे वेग v, इसे कहते हैं संवेग, अर्थात द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहा जाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन बी। रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। जब ये कोई बड़ा टुकड़ा है, जब इसमें विस्फोट होता है तो यह कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा, क्या जो संरक्षित रहता है। इसका आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो डिस्टेंस, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है। मतलब भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस गति कर रही है, तो वह कभी तेज़ गति करेगी, कभी धीमी गति करेगी, कभी तेज़ कभी धीमी, ऐसे तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर असमान गति होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है, मतलब किसी निश्चित समय टी समय में इतना दूरी गई, फिर उसी टी समय में इतना दूरी गई, मतलब उससे ज़्यादा। तो पूछा है तो इसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे असमान गति। असमान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। जब भी कोई वस्तु एक समान समान समय में समान गति कर रही है तो उसका त्वरण पूछा है क्या होगा। तो त्वरण हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण हमेशा शून्य होगा। जब उसमें गति में कोई भी चेंज नहीं होगा, एक समान गति से गति कर रही है तो उसमें हमेशा त्वरण 0 ही होगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। यदि जैसे कोई भी पिंड गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है, इस पर कोई भी बल नहीं लगता है तो यह किसके कारण रुकेगा। तो यह फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के कारण रुक जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा कैसे कार्य करेगा। यह हमेशा बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ऋणात्मक होता है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रीकरण कहलाती है।
किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। तो कोई भी पिंड है, ठीक है, वह वृत्तीय गति कर रही है। कैसा? एक वृत्त में गति कर रही है, ऐसे ऐसे एक वृत्त एक समान गति कर रही है। तो पूछा उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। तो प्रत्येक बिंदु पूछा उसका क्या बदल जाता है? उसका वेग जो होता है हर बिंदु पर चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे किसी वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति करे, ठीक है, यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा? हर समय इसका वेग चेंज होता रहेगा, ठीक है, हर समय इसका वेग चेंज होता रहेगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहता है? उसकी गति को पूछा तो उसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। एक लड़का जैसे झूला झूल रहा है तो उसकी गति कैसी होती है? उसकी गति आवर्ती गति होती है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था। निम्न से एक कमजोर बल है, इनमें से कौन सा एक बल है जो कमजोर है? गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल होता है, ऑप्शन बी। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यह 0 डिग्री अक्षांश, इसे ही कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु है, यह नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव है, यह साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, इसे अगर ऊपर साइड ले जाएंगे या नीचे साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर जी का मान बढ़ेगा, और जी का मान बढ़ने से वस्तु का भार बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वस्तु का जो भार है वह बढ़ जाता है ध्रुवों की ओर वस्तु को ले जाने पर। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? किसी पिंड का भार न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, अर्थात भूमध्य रेखा भी उसे कहते हैं, उसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लॉटिंग पेपर जो होता है स्याही को केशिकत्व क्रिया के द्वारा सोखता है। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका आंसर है केशिकत्व के कारण। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती, किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर बनेगा। बर्नौली का प्रमेय के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का जो प्रमेय है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर क्या करती है? तैरती है। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक किसे दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? इसका आंसर बैगनी, बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आकर्षण बल किसके बीच अधिकतम होता है? इसका आंसर ठोसों के मध्य सबसे अधिकतम होता है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है,
मिश्रण जो होता है प्रकृति में समांगी भी हो सकता है, विषमांगी, दोनों प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर मक्खन का खट्टा होना, क्योंकि मक्खन एक बार खट्टा हो गया तो वापस से वह सही नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे ये हमारा पानी है, ठीक है, ये हमारा पानी है, वाटर है। पानी को जब गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा वाष्प, वाष्प बन जाएगा, ठीक है। गर्म करने पर यह वाष्प हो जाएगा और पुनः ठंडा करने पर अर्थात संघनित करने पर, ठीक है, संघनित करने पर यह पुनः पानी बन जाएगा, इसलिए यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पुनः चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पानी का बर्फ में बदलना अर्थात बर्फ में परिवर्तन होना, यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी से बर्फ बनेगा फिर बर्फ से पानी बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, इन दोनों के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की विभाज्यता के बारे में बताया? मतलब किसने बताया कि परमाणु जो होते हैं वह अविभाज्य होते हैं? किसने बताया? तो यह डाल्टन ने बताया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शब्द परमाणु की खोज किसने खोजा? परमाणु शब्द को किसने खोजा था? इसका आंसर होगा डेमोक्रिटस ने खोजा था। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं, जैसे दो परमाणु जुड़कर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पदार्थ का वह छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अणु। इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अणु, अणु कहते हैं। रसायनक के लिए गणना की इकाई क्या है? रसायनक के लिए गणना की इकाई मोल, मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं? तो कार्बन के लिए प्रतीक में कितने अक्षर हैं? सी, मतलब सिंगल अक्षर, एक अक्षर। आयोडीन का होता है आई होता है, इसमें भी एक अक्षर है। लोहा क्या होता है? एफ ई, इसमें दो अक्षर शामिल हैं। फ्लोरीन क्या होता है? एफ, इसमें भी एक अक्षर शामिल। तो यहाँ पर दो पूछा तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और परमाणु क्रमांक कितना इसका होता है? 26। और कार्बन 6 और फ्लोरीन कितना होता है? 9 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? इनमें से कौन से जो उपधातु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा सेलेनियम, यह उपधातु नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो उसे कहते हैं तन्यता, तन्यता कहते हैं उसे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।